हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन सेल्फ लर्निंग। अब आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की। जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये हमारी यूनिट चल रही है, जो कि यूजीसी नेट एजुकेशन की दूसरी यूनिट है। ठीक है, तो जिसके तहत वैदिक काल का जो एजुकेशन था, बौद्ध काल का जो एजुकेशन था, मध्य काल का जो एजुकेशन था, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जिसके तहत पहले आएगा हमारा ब्रिटिश इरा, जिसमें हम ब्रिटिश काल में किस तरीके का एजुकेशन हो रहा था उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जैसे जैसे उसमें अपग्रेड होता गया और नए नए कमीशन आते गए, उसके बारे में हम समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन, तो सेशन के लास्ट तक रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए अब बात करेंगे, बहुत ही क्रिस्प वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं लिखना है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं नेट के पर्पज से। तो हमें याद करना है कि क्या क्या था, किसने दिया था, ये याद करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो बात कर लेते हैं ब्रिटिश इरा के बारे में, ब्रिटिश काल के बारे में, जिसको हाँ कहा जाएगा। तो कब से स्टार्ट हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हमारा भारत जो है वो एक तरीके से सभी के आकर्षण का केंद्र रहा है हमेशा से। लोग यहाँ पर आए, आने के बाद उन्होंने व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद में इनको इतना अच्छा लगा भारत कि यहाँ पर ही बस गए, है ना। ऐसा भारत में होता रहा है, बहुत पहले से होता रहा था, जैसे कल हमने परसों भी बात करी थी जिसके बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश काल की। तो देखिए कब से आए ब्रिटिश, तो ब्रिटिश नहीं आए सबसे पहले, उसके पहले आए थे पुर्तगाली। वास्को डिगामा का नाम आपने सुना होगा। वास्को डिगामा जो था वो 1498 में ही आ गया था। जब कौन सा पीरियड चल रहा था हमारे यहाँ पे? मुगल काल का चल रहा था। मतलब उस वक्त आ गए थे जिन्होंने भारत को खोज लिया था। किस रास्ते से खोजा था? ये साउथ वाला जो रास्ता है, जहां से मतलब समुद्र का किनारा लगता है, गोवा का, मुंबई का, गुजरात का जो किनारा लगता है, उस रास्ते से इन्होंने इंडिया को खोजा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आए डच आए। तो पुर्तगाली जो आए हैं, जिसमें वास्को डिगामा था जो सबसे पहले आया, वो 1498 में आया। फिर डच ईसाई आए हैं 1575 में, ठीक है। और उसके बाद फ्रांसीसी आए हैं 1667 में। फिर डैन ईसाई आए हैं 1680 में। उसके बाद अंग्रेज आए हैं, मतलब अंग्रेज इनसे पहले आए 1613 में। ठीक है, तो ये जो शासन था इस वक्त, ये शासन किस समय पे था? मेनली मुगल काल था हमारे यहाँ पर। अकबर का शासन था 1400 के लगभग, और उसके बाद फिर आपका जहांगीर का शासन रहा है, शाहजहां का शासन रहा है, जिस समय पे ये सारे आपके जो विदेशी यात्री कहा जाए इनको, या फिर व्यापारी कहा जाए, व्यापार के लिए भारत में इनका प्रवेश होता है। और प्रवेश होने के साथ साथ में इन्होंने अपनी एक तरह से कॉलोनी बना ली, एक तरह से लोग रहने लगे यहाँ पर। और जब रहने लगेंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो अपने संस्कृति का, अपने एजुकेशन सिस्टम का भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो इन्होंने सभी ने क्या किया कि अपने अपने हिसाब से अपनी जो एरिया है उसको बढ़ाया, अपने एजुकेशन को बढ़ाया, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी चलाना शुरू करे, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। और इसी का तहत आज भी आप गोवा में चले जाए ना, तो बहुत कुछ आपको यही सारी संस्कृति वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये अंग्रेज जो थे, ये सब पर हावी हो गए। ये सब पर हावी ऐसे हुए क्योंकि इनका उद्देश्य केवल यहाँ पर व्यापार करना नहीं था, इनका उद्देश्य यहाँ पर शासन करना था, है ना। इस वजह से इन्होंने क्या किया, पहले तो इन सबको यहाँ से रवाना करवा दिया, मतलब इनके पैर नहीं जमने दिए, इनको यहाँ से पहले हटाया, अलग किया। और अलग करने के बाद में इन्होंने अपनी एक कंपनी का स्टेब्लिशमेंट किया यहाँ पर, जिसको कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत ज्यादा नाम सुना है, वैसे तो हम लोग शायद ना ही जानते, लेकिन इतनी मूवीज बनती है उन सभी में हम सुनते रहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी एक कंपनी थी, जो कि संचालित होती थी लंदन से ही, मतलब ब्रिटिश का जो उनका यूके था वहां से ही, इंग्लैंड से ही ये संचालित होती थी। रानी विक्टोरिया उसकी क्या थी, रानी थी, और वो वहां से अपना क्या देती थी, आदेश देती थी, और यहाँ पर उसको पालन करते थे। तो वो क्या करते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर छोड़ देते थे, वो अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करना शुरू करते थे। फिर धीरे 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 उनका डिवाइड एंड रूल, और इस तरह से उनका कहना चाहिए शासन व्यवस्था थी कि पहले वो किसी भी देश के राजा से पहले मैत्री संबंध बनाते थे, उसके बाद फिर
उनके ही राजाओं के साथ में फूट डालकर वो किसी न तरह से उनके राज्य को हड़प लेते थे। ये इनका कार्य हुआ करता था। तो स्टार्टिंग में तो इनका काम था 1700 लेके 1857 तक। 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसमें लक्ष्मीबाई जी और आपके तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, ये सारे लोग थे जिसमें शामिल थे, जो लगभग इनको भगाने के लिए मतलब जीत ही चुके थे लड़ाई, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उस वक्त की लड़ाई हम हार गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन काल रहा है भारत में वो 1700 से 1857 तक माना जाता है, जिसमें उन्होंने कई सारे अपने एजुकेशन सिस्टम भी बनाए। अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भारत की एजुकेशन सिस्टम को, जो उस वक्त का लोकल सिस्टम था, उसको पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए इन्होंने अपनी स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, इनका निर्माण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन 1857 की लड़ाई के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको खारिज कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि अब यहाँ पर कंपनी शासन नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। और ब्रिटिश शासन स्थापित होकर 1858 से लेके 1947 तक रहा। भारत को आजादी मिली है 1947 को। तो उस वक्त का जो शासन था वो क्या था, ब्रिटिश शासन माना जाता है। तो ये टोटल जो मैं आपको बता रही हूँ ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव है। मतलब यहाँ से ही जो पुरातन स्थान था हमारा एजुकेशन, जिसमें बौद्ध प्रणाली थी, वैदिक प्रणाली थी, मध्यकालीन प्रणाली थी, उसको खत्म करके न्यू एजुकेशन प्रणाली डाली गई, जिसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी। क्या था इसमें, टाइप्स ऑफ स्कूल, किस तरीके के स्कूल थे, तो देखिए अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करने वाले स्कूल थे। तो मेनली जो भाषा थी वो विद्यालय के अगर हम प्रकार बनाए ना तो 3 प्रकार के विद्यालय चल रहे थे, या 3 प्रकार से कहा जाए तो 3 प्रकार से एजुकेशन का कार्य हो रहा था। तो टाइप्स ऑफ स्कूल में क्या आता है, सबसे पहले तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल थे। इसमें कौन से बच्चे पढ़ते थे, जो राजे महाराजाओं के बच्चे होते थे, जमींदारों के बच्चे हुआ करते थे, और जो थोड़े रिच होते थे उनके बच्चे हुआ करते थे, वो सारे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इन स्कूलों में पढ़ते थे। दूसरा जो इनका मेन उद्देश्य था वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों तक ईसाई धर्म को पहुंचाना, है ना, तो ईसाई धर्म की शिक्षा को प्रमोट करना। तीसरा था जो लोकल भाषा के स्कूल थे। लोकल भाषा के स्कूल जो जनसाधारण के लिए थे, जो मतलब साधारण मनुष्य हुआ करते थे, जो लोअर क्लास के हुआ करते थे, या कहा जाए कि जो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनको लोकल एजुकेशन सिस्टम में ही पढ़ाया जाता था, जिसमें वहाँ की जो भी भाषा लोकल होती थी, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, तमिल हो गई, कलकत्ता वाली बंगाली हो गई, तो ये सारी भाषाओं में एजुकेशन होता था। तो कितने प्रकार के स्कूल हो गए, 3 प्रकार के। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाता है हायर एजुकेशन, कि भाई हायर एजुकेशन कैसा था। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं रहता ना, तो तुक्का लगाते हैं। और तुक्का लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि यार मदरसा लिखा जा रहा है, तो मदरसा कोई वाइस राय क्यों बनवाएगा, तो वहां पे अगर कोई मोमडन या मुस्लिम नेम लिखा रहेगा ना तो उसको टिक कर दोगे। लेकिन नहीं, याद रखिएगा हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा केंद्र था कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा कौन से एरा में, ब्रिटिश के कंपनी शासन के टाइम पे कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। हालांकि ये मदरसा मुस्लिम जो उस वक्त मेजॉरिटी थी उनकी रिक्वेस्ट पे वहां पर स्थापित किया गया, और उसका जो स्थापना थी वो किसने करी थी, नोट कर लीजिएगा, वॉरेन हस्टिंग्स ने की थी। वॉरेन हस्टिंग्स जो था उस वक्त का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था वॉरेन हस्टिंग्स। और उसने 1781 में, है ना, वो जो मदरसा है वो कब बनाया है इन्होंने, 1781 में, है ना। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, 1781 है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वॉरेन हस्टिंग जो गवर्नर जनरल बना था ना, वो 1772 में बना था। तो 1772 में बना था। जो उस वक्त के वहां के मुस्लिम प्रजाति के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनसे निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद कहा कि हमारे इधर पर, हमारे क्षेत्र में एक हायर एजुकेशन का कुछ आप इंस्टीट्यूट बनाइए, ताकि हमारे एजुकेशन जो है वो हायर लेवल पर बच्चों को मिल सके। तो उन्होंने इस कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी, ठीक है, 1781 में। और इसका जो मेन
एम था वो क्या था, विशेषकर मुसलमानों को एजुकेशन देना, 7 वर्षीय एजुकेशन व्यवस्था देना, और कलकत्ता मदरसा की जो मेनली लैंग्वेज थी वो थी अरबी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा वॉरेन हॉस्टिंग्स ने की है। नहीं तो आप वहां पे कोई मुस्लिम नेम तलाश करते रहो कि मदरसा है तो आपने रिलेट कर लिया कि मुसलमान का नाम होगा, तो वहां पर आप उसका ऐड कर दो, है ना। तो याद रखिएगा वॉरेन हॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है बनारस संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय या फिर बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना बनारस के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने की थी। अब यहाँ पर भी याद रखिएगा, अगर बनारस कॉलेज की बात की जा रही है, बनारस संस्कृत कॉलेज की बात की जा रही है, तो किसने की है, जोनाथन डंकन, जो उस वक्त वहां के क्या थे, रेजिडेंट थे। ठीक है, और उन्होंने 1791 में इसकी स्थापना करी थी। भारत के इनका उद्देश्य क्या था, भारत के जो मूल निवासी हैं हिंदू जो हैं, हिंदुओं की सद्भावना प्राप्त करना। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि भाई जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी सद्भावना मिले, क्योंकि इनका शासन करने का मन था ना, कि ये तो शासन करने के लिए आए थे। तो उनका था कि भाई लोकल लोगों से आप जुड़ोगे, मिलोगे, घुलोगे उनसे, ज्यादा अच्छे से उनको लगेगा कि भाई हाँ ये तो हमारे वेल विशर्स हैं और हमें अच्छा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य से बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। उद्देश्य केवल यही था कि हिंदुओं को तैयार करना, और विशिष्ट पदों तक के लिए, और विशिष्ट पदों के लिए नहीं बल्कि कनिष्ठ पदों के लिए हिंदुओं को तैयार करना। कनिष्ठ मतलब ऊपर वाले, देखना पूरे ऊपर वाला जो माला है ना उसमें तो बैठेंगे क्या, अंग्रेज, लेकिन नीचे काम करने के लिए बाबू भी तो चाहिए, जो बाबू बैठेंगे तब तो काम होगा। तो उसके लिए हिंदुओं को तैयार करना, और उसी वजह से यहाँ पर हायर एजुकेशन की व्यवस्था इन्होंने की थी। माध्यम क्या रखा था, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी। तो बात समझ में आ गई, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की क्या है, यहाँ से नींव रखी गई। इसके अलावा इसी समय पर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे ही ये 3 महाविद्यालय है, जिसमें आपने कलकत्ता मदरसा पढ़ लिया, बनारस संस्कृत महाविद्यालय पढ़ लिया। नेक्स्ट एक और है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरे नंबर पर है फोर्ट विलियम, ठीक है, कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1800 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। अठारह सौ में, ठीक है, सन 1800 में की थी। कहां पर की थी, कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में क्या की थी, स्थापना की थी, है ना। लेकिन यहाँ पर मेनली भाषा थी कि ये तो मुस्लिम लोगों के लिए प्रमोट करने के लिए था, ये हिंदुओं को बनाने के लिए था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर सभी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो सभी यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, करना चाहिए इनको, है ना। और उसमें सभी प्रकार की एजुकेशन, सैनिक शिक्षा, असैनिक शिक्षा, ये सब कुछ यहाँ पर मिलती थी। इसके साथ साथ में लॉर्ड मिंटो, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, ये भी आपको नोट करना है, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने यहाँ पर ईसाई शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया जाता है ना, उसको रोक लगा दी थी कि भाई एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने दो, उसको धार्मिक संस्थान ना बना दो।
ठीक है, बेसिकली यही होना चाहिए। मैं भी पर्सनली इसी बात पर एग्री करती हूँ। हो सकता है ये सिर्फ मेरा ही ओपिनियन हो, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि धर्म अपनी जगह पर है, एजुकेशन अपनी जगह पर है, दोनों को एक साथ मत जोड़ना चाहिए, बल्कि उनको पैरेलली चलने देना चाहिए। मतलब वो अपने रास्ते चले, आप अपने रास्ते चलो, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा है, शिक्षा को शिक्षा ही रहने देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा अगर धर्म से जुड़ती है ना, तो फिर कट्टरपंथी भावनाएं आ जाती है, ऐसा मेरा सोचना है। तो लॉर्ड मिंटो जो है, उन्होंने क्या किया था कि धर्म का प्रचार नहीं बल्कि शिक्षा को प्रमोट किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम जो हुआ वो क्या था, भाषा जो थी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों थी। इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अंक गणित, रेखा गणित, सभी तरीके की शिक्षा दिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है हमारा क्या, एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश काल का एजुकेशन सिस्टम था। इसके बाद कुछ ऐसा था ना कि हमारे देश में दो प्रकार के लोग करते थे। ये तो मिशनरी वाले स्कूल्स थे, है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नॉन मिशनरीज हुआ करते थे, मतलब भारत के ही लोकल लोगों के द्वारा खोले गए स्कूल या खोले गए कॉलेज। तो आपको मालूम है यहाँ पर दो प्रकार के गैर मिशनरी स्कूल जो थे वो कौन से थे। तो इनमें सबसे बड़ा योगदान आता है डॉक्टर राम मोहन राय का। डॉक्टर नहीं, राजा राम मोहन राय का नाम आता है, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। चलिए हम उसको नोट कर लेते हैं, किन किन का काम स्पेशली लिया जाता है। तो देखो, अब मैंने बता दिया आपको ब्रिटिश काल कब से कब तक था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, फिर उसके बाद में नया आ गया, है ना। तो नवीन शिक्षा नीति जो है, जो आज के स्वरूप में हमें नजर आती है, वो हमें दिखाई देने लगी। ठीक है, तो देखिए पहले लेकिन ये समझने की जरूरत है कि भारत के उस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्हें मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस वक्त की भारत की जो जनसाधारण की स्थिति थी उसको सुधारने के लिए, क्योंकि एजुकेशन का पर सबका अधिकार है, पर सबको प्राप्त नहीं होता है। और चूंकि अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करना, अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा देना, तो उस वक्त गैर मिशनरी स्कूल्स, मतलब कि जो मिशनरीज नहीं है, मतलब जो ईसाई शिक्षा से प्रभावित नहीं है, ऐसे गैर मिशनरीज स्कूलों का भी स्थापना की गई। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने उस वक्त की बहुत सारी कुरीतियों को खत्म करने का भी काम किया, जिसमें सती प्रथा आती है, विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने स्टार्ट करवाया, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने करवाई। तो 1817 में इन्होंने कॉलेज की स्थापना करी, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जो कि उस वक्त के जो वहाँ के लोकल बच्चे हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे, उनको शिक्षा देने का काम वहाँ पर किया जाता था। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो इन्होंने की थी। ठीक है, आगे मैं समझ में, इसके बाद में इन्होंने एक और संस्था की स्थापना करी जिसको कहा गया कलकत्ता समाज। 1817 में ही वो क्या काम करता था, बुक्स और जो स्टेशनरी होता था वो सस्ते दामों में प्रोवाइड करता था, मतलब उसका निर्माण करता था और छात्रों तक उसको पहुंचाता था, मतलब जो सस्ते मूल्यों में पुस्तकें तैयार करने का काम वहां पर हुआ करता था। फिर 1819 में ही कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की गई। कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की गई, जिसमें कि स्कूलों की स्थापना की गई, जो वहाँ के 115 टोटल 100 याद रख लेना, इसमें 115 स्कूलों की स्थापना की गई। तो बहुत बड़ा इनका रोल था उस वक्त के पुनर्जागरण के लिए, है ना। भारत की स्थिति उस वक्त बहुत बेकार हो चुकी थी, है ना। जो अंग्रेजों से प्रभावित लोग थे वो तो फल फूल रहे थे, लेकिन जो अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे, जनसाधारण थे, कृषक थे या फिर लोअर क्लास के लोग थे, उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही थी। उन सबके उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। नेक्स्ट आता है नाम श्री जय नारायण घोषाल का। जय नारायण घोषाल का 1818 में ही उन्होंने जय नारायण स्कूल बनारस में स्थापित किया। ठीक है, बनारस में स्थापित करने का उनका भी मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने अपनी ही सैलरी से, अपनी ही खुद के पैसों से स्कूल का निर्माण कराया, है ना। उन्हें किसी तरीके की कोई सहायता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने के पास जो कुछ पैसा था उसके
उसमें ही उन्होंने अपने स्कूल के निर्माण करवाया। फिर नेक्स्ट नाम आता है पंडित गंगाधर शास्त्री का। इन्होंने 1813 में पूना संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। इनको भी चूंकि उस वक्त जो पेशवा हुआ करते थे वो उनको उनकी तरफ से ब्राह्मणों को कुछ राशि मिला करती थी, उस राशि का उपयोग करके उन्होंने पूना संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बदौलत भारतीय संस्कृति बची रही और इनको सल्यूट होना चाहिए एक्चुअल में, सच बताएं तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आता है 1833 में एक एक्ट आया भारत में जिसको कहा जाता था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का नाम बहुत सुना गया है कि चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया। इसको कहा क्या जाता था, तो इसको आज्ञा पत्र कहा गया। 1833 में आया आज्ञा पत्र। ठीक है, शिक्षा, और एक तरीके से देखा जाए तो यही यहाँ से शिक्षा नीति की शुरुआत हुई है। ठीक है, और शिक्षा नीति की शुरुआत हुई है इसकी। देखिए, अगर हम किसी चीज की बुराइयां बताते हैं कि उस वक्त में डोमिनेशन था बहुत ज्यादा ईसाइयों का, ईसाई मिशनरी स्कूल्स का, अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करते हैं, नहीं, अगर ये नहीं हुआ होता तो फिर आप सोचिए क्या होता। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो आज की तारीख में है वो नहीं होता, है ना। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ना ही बुराई कर रही हूँ, लेकिन इनकी वजह से शिक्षा नीति की शुरुआत हुई है। एक तरह से हम पूरे विश्व के साथ चलने वाले हो गए। नहीं तो हमारे देश में तो छोटे छोटे राज्य थे, अपने अपने हिसाब से सब चल रहे थे, लेकिन पूरा ओवरऑल यूनिवर्सली एजुकेशन सिस्टम बना तो वो कब बना, इनके उसमें ही बना, चार्टर एक्ट के समय पे स्टार्ट हुआ। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, जो इनकी मेरिट्स अभी हम देख लेते हैं। शिक्षा नीति पर जो व्यय है वो 10 गुना इन्होंने बढ़ा दिया। 10 गुना बढ़ाने से क्या हुआ कि शिक्षा के कार्य के लिए जो पैसे चाहिए होते थे उस पैसे को की उपलब्धता मिलने लगी। ठीक है, लेकिन बुराइयां क्या थी, हानियां क्या थी कि शिक्षा की स्पष्ट नीति का अभाव था। मतलब चूंकि इन्होंने शिक्षा नीति की शुरुआत की लेकिन स्पष्टता वो क्लियरली नहीं समझा पा रहे थे कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। ईसाई मिशनरियों के नापाक इरादों को प्रोत्साहन था। ये भी था कि भाई बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया, ईसाई पॉपुलेशन बढ़ी उसी समय पे, है ना। और भारतीय पद्धति के स्कूलों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाने लगा। जो स्कूल ऐसे थे जो पूर्णतः भारतीय पद्धति पर काम कर रहे थे उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। अंग्रेजी के प्रति आकर्षक और वर्ग भेद की शुरुआत हो गई। यहाँ से ही क्या हो गया कि अंग्रेजी के प्रति आकर्षण बढ़ गया और वर्ग भेद, मतलब जो अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी स्कूलों में जाता है, वो उच्च श्रेणी में आने लगा और जो नहीं पढ़ता है, लोकल स्कूल में पढ़ता है, वो निम्न श्रेणी में आने लगा। वहां से ही डिसाइड हो गया जो इस स्कूल से निकलेगा वो अफसर बनेगा, जो अंग्रेजी स्कूल से नहीं निकलेगा वो चपरासी बनेगा। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट था, 1833 में आया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मेन उद्देश्य पे। जो चेंज हुआ भारत की शिक्षा पद्धति में उसका मुख्य सूत्रधार कोई व्यक्ति था तो वो था ये मैकाले। ठीक है, मैकाले, लॉर्ड मैकाले नाम था इनका। लॉर्ड मैकाले जो थे वो क्या थे, शिक्षा विशेषज्ञ बन के भारत में आए थे और शिक्षा समिति का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने इनको शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और मैकाले मिनट का क्या होता है, उन्होंने अपनी पूरी कहना चाहिए क्या, शिक्षा के ऊपर उन्होंने कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत करी और उन अवधारणाओं के माध्यम से उन्होंने बताया कि भारत में शिक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इन्होंने पहले अपनी अवधारणाएं डाली, फिर अवधारणाएं बताई, इनको पेश किया गया फरवरी में और 7 मार्च को वो सारी ही अवधारणाओं को स्वीकृत करते हुए शिक्षा नीति का निर्माण कर दिया गया। तो भारत की प्रथम शिक्षा नीति बन गई यहाँ से 1833 में। यहाँ पे तो शिक्षा नीति की सिर्फ बात कही गई थी, लेकिन 1835 में यहाँ से प्रोसेस शुरू होते होते 35 में क्या बन गई, एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम बन गया। ठीक है, मैकाले के सुझाव क्या थे।
मेघालय के सुझाव पहले ये थे कि धनराशि के व्यय की व्याख्या की जानी चाहिए कि किस तरीके से धनराशि को डिस्ट्रीब्यूट करना है एजुकेशन के लिए। साहित्य शब्द की व्याख्या की जानी चाहिए। भारत के विद्वान की व्याख्या की जानी चाहिए। मेघालय ने ये सुझाव दिए कि प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक है। मेघालय का सबसे बड़ा कथन क्या था पता है? उन्होंने ये कह दिया था कि भारत का जितना एजुकेशन है अभी तक का, मतलब उनके समय जब वो यहाँ आए तब जितना भी एजुकेशन है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी एजुकेशन के ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथ बेकार हैं। उन सभी को एक साइड में रख दिया जाए ना तो हमारे लंदन की जो एक अलमारी होगी ना उसमें रखी हुई 4 किताबों के बराबर भी वो नहीं है, ये कहा था मेघालय ने। तो उनका कहना ये था कि भारत में जो भी साहित्य है, प्राच्य साहित्य है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो फालतू है, उसको हटा दो, उसकी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है। जो पाश्चात्य साहित्य, वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो लिटरेचर है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है कि भारत में अंग्रेजी भाषा की को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजी का माध्यम ही बदल दो। उनका मेन उद्देश्य क्या था माध्यम बदलने का? उद्देश्य ये था कि देखो भारत में उन्हें क्या करना था, रूल करना था, शासन करना था। तो शासन करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? पहले तो आपको जरूरत होती है कुछ बड़े अधिकारियों की। तो वो बड़े अधिकारी तो अंग्रेज ही बनेंगे, उनके नीचे अधिकारी पे काम करने वाले छोटे अधिकारियों की, तो वो कौन बनेंगे? भारत के लोग बनेंगे। तो उनको तैयार करना, उसके बाद में जो लोअर दर्जे के लोग होंगे जो सेवा कार्य में लगे रहेंगे, उनको भी तैयार करना। तो जो लोकल स्कूल में पढ़ेंगे, जो हिंदी भाषा से पढ़ेंगे या फिर रीजनल लैंग्वेज से पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे क्या? उनको कुछ आएगा नहीं, उनको समझ में भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो उनसे लोअर काम करवाया जाएगा। और जो अंग्रेजी भाषा से पढ़ेंगे उनसे बाबू बनाया जाएगा, क्लर्क बनाया जाएगा। ठीक है। तो भारत में रूल करने के लिए जरूरी था कि अगर मेरे से अंग्रेजी नहीं आती और मुझसे कहा जाए कि आप अंग्रेजी में कम्युनिकेट करो, तो मैं क्या करूंगी? हेलो, हाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, इतना ही बोलूंगी और उसके बाद में एक जगह शांति से बैठ जाऊंगी। अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन मुझे अंग्रेजी भाषा में बताने के लिए हेजिटेशन हो रहा है, तो मैं ना ही बताते हुए चुप बैठना प्रेफर करूंगी। लेकिन अगर मुझसे हिंदी भाषा में पूछा जा रहा है, जो कि मेरी अपनी भाषा है, और मुझे क्वेश्चन का आंसर आता है, तो मैं एक नहीं बल्कि 4 आंसर दूंगी, है ना। तो वहां पर जो भारत के लोकल लोग हैं, जिनकी भाषा जो है वो रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है, उन पे रूल करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया जाए, कि उनमें इतनी भावना ही ना रहे, इतना सामर्थ्य या आत्मविश्वास ही ना हो कि वो अपनी कोई भी बात कह पाए, क्योंकि बात किस में कहनी है? अंग्रेजी में कहनी है, और वो अंग्रेजी उनसे आती नहीं है। इसलिए भारत की जो लोकल भाषा उसको खत्म करके अंग्रेजी को प्रमोट करने की बात यहाँ पर कही गई। फिर क्या किया? उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की जाए। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। इन्होंने, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य था ना कि रूल करना है देश पे, इसलिए धार्मिक तटस्थता की बात भी कही। उच्च शिक्षा संस्थानों में कौन पढ़ेगा उसकी भी बात ये कह रहे हैं। तो इस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने अपनी कहना चाहिए क्या, अपना विवरण प्रस्तुत किया। दीर्घकालीन प्रभाव देख ले मैकाले के, तो क्या है? मैकाले के को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी थी। भारत में भौतिक उन्नति के लिए मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय किया, राजनीतिक उदय किया, अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व किया, और उसके बाद में भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवेश ऑफिशियली हो गया लॉर्ड मैकाले के बाद। ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें तो डेट्स याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके की डेट्स आपको पूछी जाएंगी, तो ये डेट्स आपको याद रखना है ना। इन्होंने जो सिफारिश प्रस्तुत करी थी उसका भी आप नोट कर लीजिए। 2 फरवरी 1835 को इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी, है ना, और उसको स्वीकृत करके 1835 7 मार्च को शिक्षा नीति का निर्माण करा दिया गया। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने द्वारा। ठीक है ना। चलिए,
तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। ये आज की तारीख में हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया। इसके बाद में हमको अब पढ़ना है मेनली बुड का घोषणा पत्र। तो कल हम इसको खत्म कर देंगे, बुड का घोषणा पत्र। उसके बाद में शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति, और साथ ही साथ में आगे जो भारत के आफ्टर इंडिपेंडेंस जो शिक्षा नीति आई हैं उन तक हम कल फिनिश कर देंगे। कल तक हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको टेलीग्राम पर जो NEP 2020 है उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि उसको बाद दूसरी बार फिर से मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि समय नहीं रहेगा हमारे पास। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि NEP 2020 को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो उसको आप समझ लेना, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इसके बाद में। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो सेशन, समझ में आई हो आपको बातें, तो आप जाते जाते इसको लाइक जरूर करते जाना और शेयर जरूर कर देना दूसरे लोगों के साथ में। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।